नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। एबीपी न्यूज पर अब हर रोज शाम 7 बजे से शुरू होगा आपका सबसे पसंदीदा न्यूज शो भारत की बात। भारत की बात में आज हम बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की। 5 बड़ी खबरें हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पटरी पर रेल रोकने वाले किसानों को पॉलिटिक्स पर, किसानों का जो रेल रोको आंदोलन चल रहा है उसका पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ने वाला है। दूसरी खबर, भरी अदालत में वकील की हत्या पर उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान मचा है। तीसरी खबर में सियासत की एक अनोखी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एसपी के सांसद के मुंह से निकले बीजेपी के लिए मीठे बोल। और फिर भारत की बात में 7:30 बजे के स्पेशल सेगमेंट में आपको दिखाएंगे कि कैसे भय से भयभीत कश्मीर के कर्मवीर। तो करीब साल भर से कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने आज 6 घंटे का रेल रोको आंदोलन चलाया। लेकिन इस रेल रोको आंदोलन का केंद्र रहा उत्तर प्रदेश के लखीमपुर का हिंसा मामला। अब किसान केंद्र के साथ यूपी की योगी सरकार पर भी निशाना साध रहे हैं। क्या किसानों की ये नाराजगी उत्तर प्रदेश में सियासत की नई फसल बोएगी? आइए देखते हैं। अजय टैनी की गिरफ्तारी हो, उसका इस्तीफा लिया जाए। गृह राज्य मंत्री हैं, उनको वहाँ बिठा रखा है राज्य मंत्री, उसके रहते का न्याय मिलेगा? एक अपराधी को किसी को न्याय दिला सकता है? हमारे 5 भाइयों को, 4 किसानों और 1 पत्रकारों को निर्मम तरीके से अपनी गाड़ियों के नीचे कुचल के मार दिया लखीमपुर खीरी के अंदर। उनको जो है जेल में होना चाहिए, जो खुले घूम रहे हैं। ऐसे आपराधिक तत्वों को बाहर रहने का कोई अधिकार नहीं है। पंजाब के अमृतसर से लेकर यूपी के आगरा तक किसानों ने आज ट्रेन रोककर केंद्र और यूपी सरकार की टेंशन बढ़ा दी। वैसे तो किसान साल भर से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आज के रेल रोको आंदोलन के निशाने पर रहा 15 दिन पहले हुआ यूपी के लखीमपुर में किसान हिंसा का मामला। लखीमपुर के तिकोनिया कांड के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की इस्तीफे या बर्खास्तगी की मांग को लेकर आज देश भर में किसान रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं। और यूपी की राजधानी लखनऊ में भी किसान कोशिश कर रहे हैं कि रेल रोकें, लेकिन भारी पुलिस की मौजूदगी में किसान ऐसा नहीं कर पाए। आप देख सकते हैं ये उतरेटिया जंक्शन है और लखनऊ का एक रेलवे स्टेशन, और यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के कुछ जो कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा हैं, और उनके इकट्ठा होने से पहले ही भारी संख्या में जो पुलिस बल हैं वो यहाँ मौजूद थे, जो कि किसानों को रोकने के इंतजाम करके पहले से ही तैयार थे। किसानों के प्रदर्शन का असर पंजाब और हरियाणा में दिखता आया है, लेकिन आज के 6 घंटे के रेल रोको आंदोलन पर सबकी नजर यूपी पर थी। मोदी नगर में किसान पटरी पर बैठ गए तो मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद में ट्रेनें रोक दी गईं। आंदोलन की अगुवाई कर रहे किसान संयुक्त मोर्चा ने कहा, आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक लखीमपुर हिंसा में आरोपी आशीष के पिता केंद्रीय मंत्री अजय टेनी को हटाया नहीं जाता। जब तक इनका इस्तीफा नहीं होगा, जब तक ये गिरफ्तार नहीं होंगे, ये जेल में नहीं जाएंगे, इनसे पूछताछ करने वाले अधिकारी की आइडेंटिटी छुपा के बातचीत कर जाए इनसे, तो जब ये बताएंगे। ये तो आंदोलन चल ही रहा जो 11 महीने से चल रहा है, इसी में ही नीचे जुड़ जाएगा इसमें। देखिए, आंदोलन तो उनका किसी और मुद्दे पे है। आंदोलन में मुद्दा तो बीच में लाया गया। आंदोलन तो उनका कृषि बिलों के ऊपर है। सरकार ने पहले भी बातचीत की। आइए उन मुद्दों पर जो रियल इश्यूज किसानों के, उन पर बात करते हैं। इस तरह से रोज रोज मुद्दे बदलने से किसी की समस्या, किसानों को कुछ भला होने वाला नहीं है। सरकार और किसानों के बीच जुबानी जंग जारी है, लेकिन आज के रेल रोको आंदोलन का असर पश्चिमी यूपी पर ज्यादा दिखा। पश्चिमी यूपी वो इलाका है जहां किसानों की संख्या ज्यादा है, इसलिए यहां विधानसभा चुनाव में किसानों की नाराजगी बीजेपी को भारी भी पड़ सकती है, क्योंकि कृषि कानून के अलावा किसान आंदोलन में अब लखीमपुर खीरी हिंसा मामला भी पूरी तरह जुड़ गया है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में दिन दहाड़े कोर्ट के अंदर वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई, और जैसे ही हत्या की खबर शाहजहांपुर से बाहर निकली, इस पर राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी
बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वारदात के मुद्दे पर योगी सरकार पर निशाना साधा। और आप लोग हमारे लिए भी हम लोग जानते हैं ये जो आप कह रहे हो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, लोगों से भरे अदालत परिसर में हत्या, सरेआम हत्या ने एनकाउंटर सरकार के झूठे प्रचार का सच जनता के सामने लाकर रख दिया है। बीजेपी सरकार में उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग क्राइम में नंबर 1 हो गया है, ईज ऑफ डूइंग क्राइम में नंबर 1 हो गया है। और उधर मायावती ने ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर के कोर्ट परिसर में वकील की आज दिन दहाड़े हुई हत्या अति दुखद और शर्मनाक है। यहां की बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति और इस संबंध में सरकारी दावों की पोल खुलती है। अब यही सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश में आखिर सुरक्षित कौन? सरकार इस ओर समुचित ध्यान दे। तो जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, मायावती ने ट्वीट किया, उसके बाद प्रियंका गांधी का ट्वीट भी सामने आया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दावा करते थे कि गुंडे बदमाश प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं, यहां तो गुंडे बदमाश कोर्ट में घुसकर वकील की हत्या कर रहे हैं। शाहजहांपुर की घटना ने फिर एक बार स्थापित कर दिया कि बीजेपी राज में कोई सुरक्षित नहीं है और सरकार कानून व्यवस्था सुधारने की बजाय केवल झूठ का ढोल बजाने में व्यस्त है। तो नेताओं ने निशाना साधा तो पुलिस भी हरकत में दिखी। वकील की हत्या के केस में एक दूसरे वकील को गिरफ्तार किया गया जिसने हत्या करने की बात कबूल ली है। सुरेश गुप्ता नाम के आरोपी का कहना है कि उसके खिलाफ 24 मुकदमे उसने दर्ज कराए थे, जिससे परेशान होकर उसने इस हत्या को अंजाम दिया। सुरेश गुप्ता की तलाश की गई तो वो कचहरी परिसर में ही वो मिल गए और उनके शर्ट पे एक ब्लड स्टेन मिला और कुछ ब्लैकनिंग भी मिली। उनसे जब पूछताछ हुई तो उन्होंने इस घटना की स्वीकारोक्ति की है और इसी कारण से उन्होंने बताया कि हमने ये गोली चलाई इनके ऊपर, कि ये बहुत लंबे समय से मुकदमेबाजी चल रही थी और इससे दिमागी रूप से बहुत वेक्स्ड हो गए थे। सुरेश गुप्ता को हिरासत में ले लिया गया। आज बीजेपी ने चुनावी रणनीति बनाने को लेकर एक बैठक की। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और जिस वक्त दिल्ली में ये बैठक हो रही थी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीत की एक नई कहानी लिख रही थी। आज विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के चुनाव में समाजवादी पार्टी के बागी नितिन अग्रवाल की जीत हुई। ये बीजेपी की चुनावी रणनीति का उदाहरण है कि 3 महीने बाद होने वाले चुनाव से पहले पार्टी ने एक रणनीतिक बढ़त हासिल की है। और मैं हमेशा बोलता हूं, राजनीति में वही खड़ा रहता है जो रेलेवेंट बना रहता है। राजनीति में वही खड़ा रहता है जो रेलिवेंट यानी प्रासंगिक बना रहता है। 5 राज्यों में चुनावों की चर्चा पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी पार्टी के पदाधिकारियों को यही मंत्र दिया। ये जो हम परिवर्तन की थ्योरी और प्रैक्टिस को करते हैं, ये एक सतत प्रक्रिया है, हमेशा की प्रक्रिया है। और मैं हमेशा बोलता हूं, राजनीति में वही खड़ा रहता है जो रेलेवेंट बना रहता है। दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर की ये तस्वीरें हैं। अगले साल होने वाले 5 राज्यों के चुनाव पर रणनीति बनाने के लिए बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय पदाधिकारियों और पार्टी के मोर्चा प्रमुखों के साथ बैठक की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में दिन भर मंथन किया गया। बैठक में चुनावी राज्यों के पदाधिकारियों के साथ रणनीति बनाई गई। पदाधिकारियों को सीधे निर्देश दिए गए कि कोरोना काल के दौरान किए गए काम और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाए। आगामी चुनाव से पहले बीजेपी की इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। बैठक आज शुरू हुई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदाधिकारियों को मंत्र 3 महीने पहले से देने शुरू किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 3 माह में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय महामंत्री और संगठन के अलग अलग लोगों से 5-5 घंटे की लगातार चर्चा की और पूरा समय दिया। जो आज के तात्कालिक विषय थे राष्ट्रीय स्तर के, उस विषय पे प्रधानमंत्री जी के साथ विचार विमर्श हुआ संगठन के सभी क्षेत्रों के लोगों से और अध्यक्ष जी ने अपने संबोधन में इसी बात को चिन्हांकित किया। अगले साल यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें से 4 राज्यों में एनडीए की सरकार है, इसलिए सरकार बनाए रखने की यहाँ बड़ी चुनौती है।
तो भारत की बात में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टियां अपनी रणनीति को धार देने में जुटी हुई हैं और इसी बीच कानपुर में एक मंच से एसपी सांसद ने बीजेपी की तारीफ की है। ये तारीफ इसलिए अहम है क्योंकि सांसद सुखराम सिंह यादव तब से समाजवादी पार्टी में रहे जब से पार्टी की नींव पड़ी है और मुलायम सिंह यादव के करीबी माने जाते हैं, लेकिन अब उनके मुंह से मुख्यमंत्री योगी के लिए मीठे बोल निकल रहे हैं। समाजवादी पार्टी अपनी जगह काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह काम करेगी। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं उसमें ऐसे काम किए हैं, कुछ महत्वपूर्ण काम किए हैं जिसको लोग भूल नहीं पा रहे। मंच पर माइक में बोल रहे ये समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुखराम सिंह यादव हैं, लेकिन इनकी जुबान पर तारीफ है सीएम योगी के नाम की। योगी जी के बारे में कहना चाहूंगा, ऐसा मुख्यमंत्री मैंने शायद जीवन में कभी न देखा होगा जिसका कोई परिवार ही नहीं, सब परिवार पूरा परिवार है, जो हर पूरे प्रदेश के परिवार को अपना परिवार मानता हो। ऐसा मुख्यमंत्री मैं समझता हूं प्रदेश को पहली बार मिला है। यूपी में एक मंच से समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव की पार्टी के राज्यसभा सांसद का बीजेपी प्रेम ऐसे सामने आया तो सवाल उठेंगे ही। वैसे इस सवाल का जवाब भी मिल गया जब सांसद सुखराम सिंह यादव का ये बयान सामने आया जिसमें उन्होंने अपने बेटे मोहित यादव का सियासी सुख सबके सामने रख दिया। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, हम समाजवादी पार्टी से एमपी हैं। लड़के का रुझान सदन देव सिंह ने बदल दिया, उसके लिए मैं क्या करूं? अब लड़के का रुझान हो गया भारतीय जनता पार्टी। अब हम दोनों फंसे हुए हैं। दरअसल ये मंच मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे दिवंगत नेता हरमोहन सिंह यादव की जन्म शताब्दी समारोह का था, जिसमें सीएम योगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे और यहीं एसपी के राज्यसभा सांसद सुखराम ने ये बयान दे डाले। वैसे बता दें, सुखराम सिंह मुलायम सिंह के करीबी नेता रहे हैं, यादवों में एसपी के चेहरे हैं, लेकिन अखिलेश के नेतृत्व में उनकी खुद को दरकिनार होने की छटपटाहट साफ दिख रही है। एसपी नेता ने बीजेपी को ही जिताने की बात कही, यकीनन जुबान फिसली थी, लेकिन वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, आप भी देखिए। सभी भाइयों को कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की जीत ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, ये हमारी जीत है और जितनी मजबूती के साथ हम भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे उतने हम मजबूत होंगे। सभी भाइयों को कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की जीत ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, ये हमारी जीत है और जितनी मजबूती के साथ हम भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे उतने हम मजबूत होंगे। तो भले ही जुबान फिसली हो, लेकिन अच्छी खासी फजीयत करा दी समाजवादी पार्टी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश विधानसभा से विपक्ष को 2022 वाला चैलेंज दिया। जी हां, मौका था सदन में विधानसभा डिप्टी स्पीकर के चुनाव परिणाम का। इस चुनाव में बीजेपी के समर्थन से एसपी के बागी नितिन अग्रवाल जीते हैं। सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या बयान दिया आज। समाजवादी पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी तो बनाया, लेकिन पूरे विपक्ष को भी वो एकजुट नहीं कर पाए। अच्छा होता कि आपस में एक संवाद बना करके इस व्यवस्था को आगे बढ़ाते, लेकिन वक्त सबको समझा देता है। 2022 का चुनाव और अच्छे ढंग से इसको समझाने का कार्य करेगा। आज का परिणाम इस बात को साबित करता है। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, लखीमपुर कांड में बीजेपी नेता सुमित जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्राइम ब्रांच ने सुमित जायसवाल को गिरफ्तार किया। वारदात के दिन सुमित जायसवाल थार से निकलकर भागते हुए दिखा था। थार गाड़ी जिसने किसानों को कुचला था, उस गाड़ी से निकलकर ये सुमित जायसवाल भागता हुआ एक वीडियो क्लिप में दिखा था। आज इस बीजेपी नेता को उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा, क्राइम ब्रांच के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। तो भारत की बात में अब बात कश्मीर की करेंगे। टारगेट किलिंग से थर्रा रही है घाटी। कश्मीर के कर्मवीर जो अपने हाथों और हुनर से कश्मीर को सजा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उन कर्मवीरों को आतंक की काली नजर लग गई है। लगातार हो रही हत्याओं से सहमे बाहरी मजदूर पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं। श्रीनगर में आज सुबह से ऐसी ही कई तस्वीरें देखने को मिली, जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश से रोजी रोटी कमाने गए मजदूर सब छोड़ छाड़ कर वापस गांव लौट रहे हैं।
टारगेट किलिंग से कैसे जख्मी है जन्नत, देखिए आज की ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट। हसीन वादियां, ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ से ढकी चोटियां, घुमावदार रास्ते, धरती पर अगर कहीं जन्नत है तो यही है, ये कश्मीर है। धरती की ये जन्नत एक बार फिर जख्मी हो रही है। आतंक के खूनी खेल ने धरती के इस जन्नत को रक्त रंजित कर दिया है। और जब जन्नत जख्मी है तो उसे सजाने और संवारने वाले हाथ उससे दूर होने लगे हैं। श्रीनगर में सुबह से हल्की बारिश हो रही है और उस बारिश में धुल रहे हैं कुछ सपने, छूट रहे हैं कुछ अपने। इस गाड़ी में आगे की सीट पर बैठा हिदायत तो साफ साफ कहने से बचता है कि वो क्यों जा रहा है, लेकिन पीछे की सीट पर बैठे भगवान महतो के शब्दों में है का भूकंप साफ साफ नजर आता है। आपका क्या नाम है भैया? भगवान महतो। भगवान महतो। हाँ, क्या वापस जा रहे हो? जी। क्यों, डर है क्या? हाँ, डर है। कितने लोग हो आप, कितने वापस जा रहे हो? हम लोग है 12-14 लोग। सब बिहार के? बिहार। कल शाम वाला जो हादसा हुआ उससे हम बहुत डर गए हैं। आनन फानन में डर के मारे अपनी रोजी रोटी को छोड़कर लोग बिहार लौट रहे हैं। बिहारी मजदूरों की ये तस्वीर जब कैमरे में कैद हुई तो फिर हमारे रिपोर्टर आसिफ कुरैशी रेलवे स्टेशन गए, जहां बड़ी संख्या में घाटी से लौटने के लिए लोग जमा हो रहे थे। गठरी मोटरी और बैग लेकर लोग अपने अपने घर लौटने के लिए पहुंचे हैं। यहां हमारी मुलाकात बिहार के रहने वाले जितेंद्र सिंह से हुई, जो दिसंबर में घर लौटने वाले थे लेकिन डर के मारे आज ही लौट गए। कब आपने सोचा यहाँ से वापस जाने के लिए? क्या इससे पहले तैयारी की थी कि या इस घटना के? ना, अभी तो हमें 2-3 महीना हुआ था और 3 महीना रहने वाले थे। हम लास्ट दिसंबर जाने के लिए सोचे थे घर, मगर ये जो हम बिहारियों को टारगेट बना रहे हैं, मुझे डर पैदा हो गया, इस वजह से घर जा रहे हैं। तो कहाँ पे आप रुके हुए थे? यहाँ पे कश्मीर में कहाँ पे थे आप? हम कश्मीर में श्रीनगर लाल चौक हवा कदल में रहते थे। तो क्या काम कर रहे थे? क्या किसी ने आपको धमकाया या कुछ ऐसा हुआ कि या खुद ही डर गए इन घटनाओं? नहीं, हम लोग ये न्यूज सुन के खुद ही डर गए, हमें कोई डराया वराया नहीं है। तो आप कैसे जा रहे हैं? अब हम लोग डर के वजह से जा रहे हैं, ट्रेन से जाएंगे। हमारी टीम जब तक स्टेशन पर मौजूद रही, बिहार और यूपी लौटने वाले मजदूरों का आना लगा रहा। एक ऐसी टोली भी मिली जिसमें सिर्फ गोलगप्पे बेचने वाले लोग थे। रामपुर के फूल सिंह कहने लगे कि 15-16 साल से रह रहे थे, कभी डर नहीं लगा, अब डर लग रहा है। बाकी गोलगप्पे वाले भी यही कह रहे थे। मैं हूं सर रामपुर से हूं सर। रामपुर से कितने टाइम से यहाँ पे हो और अब क्यों जा रहे हो? हो गए इधर करीब 15-16 साल। 15-16 साल? हाँ जी। तो हम इधर काम करते थे, इधर लोगों को मार रहे थे, हम डर की वजह से घर जा रहे हैं अब। तो किसी ने आपको धमकाया या किसी ने कुछ बोला जो आप छोड़ के जा रहे हो? धमकाया हुआ किसी ने, बस डर की वजह से जा रहे हैं। तो डर कब बढ़ा था, जब पहली हत्या हुई थी या जो अभी? अभी 2-3 हो गई ना, 2 गोलगप्पे वाले मर गए और कल मारा 3 को घर में कमरे में,
इसलिए। तो आप कौन सा काम इधर करते थे? गोलगप्पे का। आप भी गोलगप्पे का काम करते हो? तो जिसकी पहले हत्या हुई थी उसको जानते थे, जो ईदगाह में या हवल में जो मारा गया? वो तो उनका और हमारा तो बहुत, वो बिहार के हैं। हमारा आना जाना, जैसे कभी रास्ते में जा रहे हैं तो मिल जाते थे साथ में। हमारा काम गोलगप्पे का जो है कमरे से बाहर निकल के रोड पे है, और रोड पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम जाना ही बेहतर होगा हमारा। अब ये डर के वजह से जा रहे हैं साहब, ये ऐसे रेडी वालों के साथ ऐसा हो रहा था, इस वजह से जा रहे हैं। उससे पहले कभी नहीं हुआ, कभी नहीं। बहुत अच्छे लोग लगे थे हमें, तो इसी वजह से इधर काम करने को आते थे। मगर ये हमने पहली साल देखा है इधर ऐसा। असल में हो ये रहा है कि घाटी में इन दिनों जो भी घटनाएं हुई हैं, उनमें सबसे ज्यादा बाहरी बिहारी और गोलगप्पा बेचने वालों को ही आतंकियों ने निशाना बनाया है। अक्टूबर के 15 दिनों में 11 बेगुनाहों की हत्या हुई है। 5 अक्टूबर को गोलगप्पा बेचने वाले वीरेंद्र की हत्या हुई। 16 अक्टूबर को गोलगप्पा बेचने वाले अरविंद शाह की हत्या हुई। 16 अक्टूबर को ही कारपेंटर सागिर की हत्या हुई। 17 अक्टूबर को राजा और योगेंद्र नाम के 2 मजदूरों की हत्या की गई। 16 अक्टूबर को श्रीनगर में जिस गोलगप्पे वाले अरविंद की हत्या हुई, उस अरविंद के घर में मातम है। अरविंद श्रीनगर में गोलगप्पा बेचकर बिहार के बांका में रहने वाले अपने परिवार का पेट पालते थे। लेकिन देश के दुश्मनों ने आधार कार्ड देखकर शनिवार की शाम को 3 गोलियां मारकर हत्या कर दी। श्रीनगर की सड़क पर खड़े गोलगप्पा वाले ठेले के पास गिरे खून के धब्बे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जन्नत को आतंकियों ने एक बार फिर लहूलुहान कर दिया है। मैं बार बार कहता हूं कि सिक्योरिटी का कोई लैप्स नहीं हुआ है, कुछ लैप्स नहीं हुआ है। जो सॉफ्ट टारगेट पर अटैक किया है उसके पास सिक्योरिटी प्रोवाइड हम लोग नहीं था। हर एक सॉफ्ट टारगेट को सिक्योरिटी देना संभव नहीं है, और हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर लिए। उसमें 2 को न्यूट्रलाइज कर लिए सिटी वाले को, और जो भी 3 बच गया है जो इसमें इन्वॉल्व थे उसको बहुत जल्दी हम लोग न्यूट्रलाइज कर देंगे। पॉलिटिशियन का काम है उल्टा पुल्टा बोलने के, बोलते रहता है लोग। हम लोग प्रोफेशनल पुलिस फोर्स है, मुझे पता है, एक डॉक्टर को पता होता है कि ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। हम लोग प्रोफेशनल है, मुझे पता है कि कैसे हैंडल किया जाता है, उस ढंग से करेंगे। पुलिस के मुताबिक 3 आतंकी घूम घूम कर घाटी को दहला रहे हैं। पुलिस के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन हकीकत ये है कि लोग मारे जा रहे हैं, और डर के मारे यूपी और बिहार के रहने वाले लोग घाटी छोड़कर घर लौट रहे हैं। ये तो है, वहां पर तो कुछ गड़बड़ तो हो ही रहा है। कुछ लोग जानबूझ करके बाहर से जो लोग काम करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं, उनके साथ कुछ हो रहा है ऐसा लग रहा है। क्योंकि घर के अंदर घुस करके जो कल वाला इंसिडेंट आया, तो जैसे ही न्यूज से ही जैसे ही हम लोगों को जानकारी तुरंत मिली है, उसके बाद ही हम लोग काफी इस बात को लेकर के सक्रिय रहे, और हम लोग इस बात को लेकर के एकदम वहां भी अलर्ट कर रहे हैं कि देख लिया जाए। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि बेगुनाहों को मारा जा रहा है, और इसके पीछे साजिश है ताकि कश्मीरियों को बदनाम किया जाए। ये बहुत अफसोसनाक बात है कि बेगुनाहों को मारा जा रहा है। हम समझते हैं ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है कि हम लोग बदनाम किए जाएं, और इसमें हमारा हाथ नहीं है, कश्मीरियों का हाथ नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर के हालात को लेकर मीटिंग की है। सूत्रों की माने तो गृह मंत्रालय के निर्देश पर डीजी सीआरपीएफ कुलदीप सिंह, जो कि एनआईए के भी डीजी हैं, उनको जम्मू कश्मीर भेजा गया है। जम्मू कश्मीर में आईबी, एनआईए, सेना और सीआरपीएफ के अधिकारी कैंप कर रहे हैं, जो हर इंटेलिजेंस इनपुट को बारीकी से मॉनिटर कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो सुरक्षा बलों के ऑपरेशन की वजह से ही आतंकियों में बौखलाहट है, जिसकी वजह से वो टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं। 9 दिनों में सुरक्षा बलों ने अलग अलग मुठभेड़ में 13 आतंकियों को ढेर किया है। जनवरी से अब तक 132 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। इस साल 254 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। 30 सितंबर तक 105 AK-47, 126 पिस्टल, 276 हैंड ग्रेनेड बरामद हुए। 126 की संख्या में बरामद पिस्टल से साफ पता चलता है कि आतंकी हमलों के लिए छोटे हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं।
16 अक्टूबर को ही आतंकियों ने सहारनपुर के रहने वाले मोहम्मद सगीर अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी थी। सगीर के परिवार में भी मातम है, घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। इस समय हम सहारनपुर में सगीर अहमद के घर में हैं, जिनकी पुलवामा में आतंकवादियों ने हत्या कर दी और 2 दिन बाद उनका शव यहां पर पहुंचा है और पूरे इलाके में एक गम का माहौल है। लोग सकते में हैं। जो उनका आसपास के लोगों से हमने बात किया, बेहद भले आदमी थे, लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं, बहुत सीधे साधे से थे। करीब 55 साल की उम्र थी और कारपेंटर का काम करते थे। 2 साल से कारपेंटर का काम करने के लिए पुलवामा आते जाते रहते थे। सगीर से परिवार वालों की जब भी बात हुई, कभी नहीं कहा कि यहाँ जान को कोई खतरा भी हो सकता है। आपके पिता, उनकी आखिरी बात आपसे हुई? जी। क्या बातचीत हुई? कोई बात नहीं, बस पैसे के बारे में हुई कि पैसे भेज दो, मैं भेज दूंगा 1-2 दिन में, बस इतना ही कहा उन्होंने। उन्होंने कुछ वहाँ के माहौल के बारे में भी कहा? उनको कोई समस्या थी? कोई समस्या नहीं थी, कोई ऐसी बात नहीं बताई। हमारे अब्बा बहुत ही सीधे आदमी थे। वहाँ के लोगों से, वहाँ के माहौल से या किसी भी तरीके का उनको कोई दिक्कत थी? कुछ आपसे शेयर किया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं की, कोई दिक्कत नहीं थी उन्हें उधर। बस नागहानी उन्हें मार दिया बेकसूर। हमारे अब्बा की कोई गलती नहीं थी। अब हमारा कोई सहारा नहीं रहा। 4 बेटियों और 1 बेटे के पिता 58 साल के सगीर कारपेंटर का काम करते थे। 16 तारीख को पुलवामा में हत्या उस वक्त हुई जब वो काम खत्म करके अपने किराए के मकान में लौट रहे थे। घाटी में हालात किस कदर काबू में नहीं है, उसका एक सबूत सोपोर से आई इन तस्वीरों में कैद है। इस वीडियो में आपको कुछ लोग हाथ में कंबल लेकर एक बड़े से दरवाजे के अंदर दाखिल होते दिख रहे हैं। ये लोग सोपोर के अलग अलग इलाकों में किराए के घर में रहने वाले हैं। रविवार की रात प्रशासन के फरमान के बाद सबको फौजी कैंप में बुलाया गया, जहां सबको रखा गया है। यहाँ पर आदमी को सुरक्षित रखने के लिए जमा कर रहा है सब गवर्नमेंट ने, इसलिए यहाँ पर बोला। रात को खबर आया 10 बजे, उधर आया है डीएसपी साहब और बोले कि वो गवर्नमेंट के जितने बाहरी आदमी है उतने को, रूम मालिक बोला कि जितने बाहरी आदमी है वो सब अपना अपना कम्बल लो, आज चल जाओ वहाँ पर फौजी कैंप, वहाँ पर जमा हो रहा है। हम लोग तो 2001 से रह रहे हैं। 2001 से जी। तो कैसा लग रहा था आपको कश्मीर में रह के? कश्मीर तो बढ़िया लग रहा है, इलाका बढ़िया है जी। जब माहौल खराब हो जाएगा तो चले जाएंगे घर पर। वाकई में तस्वीरों में जो दिख रहा है वो भयानक है। डर के मारे लोग अपनी जमा पूंजी छोड़कर भाग रहे हैं। बिहार, यूपी, एमपी से घाटी में कमाने गए लोग डरे हुए हैं। सरकार डर को मिटाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन पाकिस्तानी आतंक का जो खूनी खेल खेला जा रहा है, जब तक उसे काबू में नहीं किया जाएगा तब तक सब सामान्य हो पाएगा कह पाना मुश्किल है। कश्मीर में लगातार बढ़ रही घटनाओं से लोग दहशत में हैं। कश्मीर में रह रहे बाहरी लोगों के परिवार वाले बेहद परेशान हैं। जरूरत है तो सरकार को ठोस भरोसा देने की और पाकिस्तान के पाप पर करारा प्रहार करने की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।